तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो होने वाली है सीटेट 2025 में होने वाले एग्जाम से संबंधित गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिसके अंतर्गत व्याख्या भी रखी गई है ताकि आप लोगों के जो भी डाउट है उसे क्लियर किया जा सके। तो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और बता दें कि टारगेट आप लोगों का 15 में से 20 में से 15 प्लस यहाँ पे है, और ईमानदारी से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो 15 प्लस करके दिखाइएगा और बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने 15 प्रश्न का टारगेट छुआ या फिर नहीं छुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न करा है, गणित शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, माध्यम क्या है। तो यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि यहाँ पे जटिल गणनाएं करना। जटिल का मतलब होता है कठिन, केवल कठिन प्रश्नों को सॉल्व करना, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है कि तार्किक, यहाँ पे गणित सोच और तार्किक विकसित करना। कह रहा है कि सोच को और यहाँ पे तार्किक शक्ति का विकास करना। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि केवल सूत्रों को याद करना। तो याद करना तो गलत होगा, तेजी से जोड़ जो यहाँ पे जोड़ घटाना पड़ना। देखिए तेजी से केवल नहीं होगा, इसका क्या है कि आपके दैनिक जीवन में भी कार्य किया जा सके। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं कि इसकी व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया गया है। व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है केवल गणना करना नहीं होता है, बल्कि छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना है, ताकि वे जीवन की समस्याओं को हल कर सकें। तो गणित का माध्यम ही यही होता है, सिखाने का कार्य ही यही होता है कि बालक जो होते हैं अपने दैनिक जीवन में उसके माध्यम से कुछ अपने दैनिक जीवन की घटनाएं को पूरा कर सके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या करा है। दूसरा ये करा है कि बच्चों में गणितीय चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला करा है कि केवल नियम सिखाना चाहिए। देखिए जहां पर भी केवल शब्द आए, नियम आए, ये प्राथमिक स्तर के लिए नहीं होगा, ये 6 से 8 तक के लिए होगा। तो यहाँ पे केवल शब्द जो होगा ना तो यहाँ पे प्राथमिक के लिए होगा, ना तो जो यहाँ पे जूनियर के लिए होगा। तो ये तो पहले ही ऑप्शन आपका कल गलत हो गया। लेकिन नियम की बात करेगा तो आपकी उच्च कक्षाओं में होगा। समस्याओं के विभिन्न हल करना, यहाँ पे विस्तृत क्या करा है, प्रस्तुत करना। कह रहा है कि समस्याओं के विभिन्न हल को प्रस्तुत करना, यही राइट आंसर होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया एकदम सही होगा। कह रहा है किताब में यहाँ पे शब्दांश पढ़ना, यानी कह रहा है किताब को पढ़ना। गणित की बात कर रहा है तो किताब कहाँ से पढ़ेंगे आप। कह रहा है केवल रटाने पर जो ना, केवल शब्द रटाने पर और जोर देना, ये शब्द जहां पर आया आपका गलत होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है बी, समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पे क्या करना है, हल को प्रस्तुत करना। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ जाएगा। इसके दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले व्याख्या इसका है। कह रहा है कि जब शिक्षक किसी एक ही समस्या को हल करने के लिए कई तरीके दिखाते हैं तो बच्चे खुद सोचते हैं और नए तरीकों को समझने लगते हैं, जिससे उनकी गणितीय समझ को विकसित किया जा सके। तो राइट आंसर जितने लोगों का बी आया था एकदम सही होगा। तीसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि गणित में अवधारणाओं को स्पष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो पहला करा कि मौखिक व्याख्या, दूसरा करा है गतिविधि आधारित शिक्षण, तीसरा करा है कि केवल शब्द दिया है तो काट दीजिए, चौथा कह रहा है छात्रों को उत्तर याद करने के लिए कह रहा है, तो ये भी काट लीजिएगा। बचेगा आपका पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे में से राइट आंसर जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए, यानी करके सीखने पर होनी चाहिए। जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या के बारे में भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया गया है। व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है कि बच्चों को यदि खेल मॉडल प्रस्तुत वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से गणित सिखाया जाए तो वे आसानी से सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। जिस प्रकार से अगर हम कहें, आप एक दुकान पे गए, दुकान से कोई सामान आपने खरीदा है, खरीदने के बाद आपने उन्हें कुछ रुपये दिए, मान लीजिए 10 रुपये दिए, और 10 रुपये में से 8 ही रुपये दुकानदार का बन रहा है, तो आपने 10 रुपये दिए माइनस 8 रुपये, तो आपके पास बचेगा कितना, 2 रुपये। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वो अपने जो वास्तविक जीवन है उसके साथ भी सीख सकता है। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका बी के साथ गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा कि डिस्कवरी लर्निंग का उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा कि छात्रों को उत्तर रटाने की बात किया हो तो गलत कर दीजिएगा। छात्रों को स्वयं अवधारणाएं खोजने के लिए देना, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जितने लोगों का आया था सही होगा। केवल शब्द दिया है तो केवल शब्द तो गलत होगा। परीक्षा में अच्छे अंक लाना, अच्छे अंक नहीं, उसके दैनिक जीवन में उसकी घटनाएं का विस्तृत अपनी जो क्या है आवश्यकताओं को पूरी कर सके, ऐसी होनी चाहिए। तो राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। व्याख्या क्या है इसकी उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक छात्रों की समस्याएं देता है। याद रखिएगा, शिक्षक जो होता है छात्रों को समस्या देता है और वे स्वयं प्रयास करके हल खोजते हैं, जिससे उसकी गणितीय सोच को आत्मनिर्भरता मिलती है। मतलब क्या होता है, एक बालक को आप कोई समस्या देंगे और समस्या पे वो विचार करेगा और उसको हल करेगा, तो इससे क्या होगा, बालक का तार्किक सोच जो होगी विकसित होगी, यानी तर्क करने की जो शक्ति होगी उसकी ज़्यादा होगी।
आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट आपका है पांचवा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कि केवल अंक देना। देखिए केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को समझना, एकदम सही होगा। कमजोर छात्रों को अलग करना नहीं, बांटना नहीं है। कह रहा है परीक्षा का डर पैदा करना नहीं, डर नहीं, आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए। तो राइट आंसर जितने भी लोगों का आया यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जितने भी लोगों का आया एकदम सही होगा। इसका आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया है। कह रहा है कि मूल्यांकन केवल अंक देने के माध्यम नहीं, बल्कि यह समझने का तरीका है कि छात्रों को कठिनाई हो रही है तो उसे कैसे सुधार किया जा सके। सही है कि बालक में किसी चीज़ की कठिनाई हो रही थी, उसको दूर करना अति आवश्यक होता है। और ये छठे का जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कह रहा है कि बच्चों में गणितीय डर यानी मैथ फोबिया को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है गणित को खेल और गतिविधि से जोड़ना चाहिए। दूसरा कह रहा है कठिन प्रश्न देना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि होमवर्क का भार बढ़ाना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि कमजोर छात्रों को दंड देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और देखते हैं इसका आंसर आप लोग कितने अच्छे से देते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा देख लेते हैं क्या कर। सातवां प्रश्न, सातवां क्या कर रहा है। सातवां ये कर रहा है कि कंक्रीट एवं मूर्त यानी याद रखेगा, कंक्रीट से यहाँ पे कर रहा है कि अमूर्त सिद्धांत किस शिक्षाविद से जुड़ा हुआ था। पहला करा कि पियाजे, ब्रूनर, स्किनर और करा है थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसका जाएगा, किसके साथ जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ब्रूनर के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आया एकदम सही होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं इसकी व्याख्या के। व्याख्या देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि ब्रूनर ने बताया कि बच्चे पहले ठोस यानी यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्क्रीट वस्तुओं से सीखते हैं। यानी जो वस्तु, कंक्रीट का मतलब होता है जो उसके सामने प्रस्तुत हो। फिर चित्रों से, याद रखिएगा चित्रों, और अंत में अमूर्त प्रतीकों से सीखते हैं। मतलब क्या है, कोई वस्तु हो और उस पर विचार किया जाए तो वो क्या हो गया, आपका मूर्त हो गया। और कोई वस्तु नहीं है, ठीक, और उस पर विचार किया जाए तो वो हो गया अमूर्त। तो पहले दिखाकर फिर इसके बाद बिना दिखाए उस पर बात किया जाना चाहिए। नेक्स्ट करा है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न हमारा करा है कि यदि कोई बच्चा गणित के प्रश्नों को समझने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला करा है उसे दंड देना चाहिए, एकदम गलत। दूसरा करा अवधारणाओं को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहिए, एकदम राइट आंसर होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर आया है यहाँ पे बी एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं इसके व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कर रहा है। कठिन विषयों को छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवहारिक उदाहरणों से समझाने के लिए बच्चे के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। यानी कोई भी वस्तु है उसे 2 या 4 भागों में बांट कर उसे बताया जाए तो बालक सीख लेगा। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं एक पेड़ है और पेड़ के बारे में बताना है तो पहले बालक को पूरा पेड़ दिखाएंगे, फिर इसके बाद उसके जड़ों को दिखाएंगे, उसके टहनियों को दिखाएंगे, फिर इसके बाद उसके पत्तियों को दिखाएंगे, फिर उसके फूल को दिखाएंगे, फिर उसके फल को दिखाएंगे। इस तरीके से हम छोटे छोटे चीज़ों को बांट कर उसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न ये कर रहा है कि अवधारणा निर्माण कॉन्सेप्ट कर रहा है कि फॉर्मेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पहला कर रहा है प्रत्यक्ष अनुभव और गतिविधि। दूसरा कर रहा है कि केवल किताबों से पढ़ाना। और तीसरा कर रहा है कि ज़्यादा गृह कार्य देना। चौथा कर रहा है कि छात्रों को अकेले सीखने देना। देखिए अकेले शब्द, ज्यादा गृह कार्य और केवल शब्द ये आपका गलत है। राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया एकदम करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं क्या कह रहा है इसका व्याख्या। कह रहा है कि जब बच्चे खुद वस्तुओं को छूकर, जोड़कर, तोड़कर सीखते हैं तो उसकी अवधारणा को मजबूत होती है। मतलब बालक खुद से करते हैं तो क्या होता है उसके मस्तिष्क में वो जो क्या होता है छप जाता है और वो क्या करते हैं अधिक जानकारी लेने के लिए और भी सोचते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे जो कि 10वां प्रश्न है। 10वां हमारा कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए गणित को रोचक बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। कह रहा है कि केवल शब्द दिया है तो काट दीजिए। खेल और पहेली का उपयोग करना चाहिए, एकदम राइट आंसर होगा। खेल पहेलियों का उपयोग करना चाहिए, एकदम सही होगा। कठिन प्रश्नों को पूछना ये तो ऑप्शन गलत है। जल्दी जल्दी पढ़ना ये भी गलत है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि खेल पहेलियों से बच्चों को आकर्षित मिलती है। याद रखिएगा खेल खेलने में बालक बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं तो आकर्षित होते हैं। और कह रहा कि जिससे वे आसानी से गणित सीख सकते हैं और रुचि ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। कह रहा है कि इसके फोल्डिंग शिक्षण पद्धति का क्या है अर्थ होता है। तो पहला कह रहा है छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना। दूसरा कह रहा है छात्रों को क्रमिक सहायता देना। तीसरा कह रहा है कि केवल व्याख्यान देना। केवल शब्द है तो काट दीजिए। कह रहा है कि छात्रों को कठिन प्रश्न स्वयं हल करने देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा। अगर राइट आंसर 11वें की बात करें तो यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आया है एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसकी भी देख लेते हैं।
ये बता रहा है इसके हम फोल्डिंग में शिक्षक धीरे धीरे सहायता प्रदान करते हैं और जब छात्र आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो सहायता कम कर दी जाती है। इसके हम फोल्डिंग का मतलब यही होता है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि गणित शिक्षण में स्पाइरल शिक्षण विधि की क्या महत्व है। तो यहाँ पे पहला करा कि अवधारणाओं को पुनरावृत्ति और गहराई से समझने के लिए, दूसरा करा कि केवल उन्नत छात्रों के लिए होना चाहिए, तो गलत है, सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले, देखिए अधिक अंक लाना ये भी ऑप्शन आपका गलत है, नेगेटिव है। पाठ्यक्रम जल्दी खत्म कर देना, जल्दी नहीं समझ कर खत्म करना। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जितने भी छात्रों का आया एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि इस विधि में पुरानी टॉपिक्स को बार बार थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, जिससे छात्र धीरे धीरे विषय में महारत हासिल कर लेते हैं। यानी कोई भी टॉपिक्स हो उसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाए तो बालक क्या है उसमें रुचि भी लेगा, उबेगा नहीं और आसानी से सीख भी लेगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा यहाँ पे 13वां प्रश्न। इसके अंतर्गत कहा गया है कि गणित सीखने की प्रक्रिया का त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस क्या है की आवश्यकता क्या है। पहला करा है हमारा छात्रों की कमजोरियों को समझने के लिए, दूसरा करा है कि केवल अंक काटने के लिए, तीसरा करा है कि परीक्षा में पास करने के लिए, चौथा करा है कि छात्रों को डराने के लिए। तो डराना और केवल शब्द ये तो गलत होगा और परीक्षा में पास करने के लिए नहीं होगा, छात्रों की कमजोरियों को समझने के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जितने भी लोगों का आया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया कि त्रुटि विश्लेषण से शिक्षक ये समझ सकते हैं कि छात्र कहाँ गलती कर रहे हैं और उसे सही मार्गदर्शन दिया जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन जितने लोगों का आया है एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न करा है कि खेलों और गतिविधियों में गणितीय शिक्षण को शामिल करने का क्या कारण है। तो पहला करा है बच्चों को मनोरंजन कराने के लिए नहीं है, गणित रोचक और व्यवहारिक बनाने के लिए। याद रखिएगा गणित को रोचक और व्यवहारिक बनाने के लिए इसका कार्य किया जाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं क्या कह रहा है इसका व्याख्या। इसका व्याख्या के अंतर्गत कहा गया है जब गणित को खेलों और गतिविधियों से जोड़ा जाता है तो बच्चे इसे आसानी से सीख लेते हैं। जैसे अगर खेलों में बात किया जाएगा कि यहाँ पे 12 लोग हैं, उनसे कहा जाएगा कि सभी लोग 6 के यहाँ पे ग्रुप में बढ़ जाओ, तो 6 बालक किधर जाएंगे, 6 बालक किधर जाएंगे, तो उनसे कहेंगे कितने कितने का ग्रुप, बालक गिन के बताएगा कि 6 हो गए। अब कहेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट मिलेगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। मान लीजिए आप लोग कबड्डी खेल रहे हैं या फिर कोई चीज़ खेल रहे हैं तो आपको पॉइंट मिलेगा, ए और बी में बांट दिया गया है। अब देखा जाएगा कि कितने बालक कौन से कितने स्कोर करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ए वाले ने 2 स्कोर किया, बी वाले ने 3 स्कोर किया, तो कहेंगे कि अब बताओ दोनों लोगों का मिला के कितना स्कोर हुआ, तो कहेंगे कि 5। इस तरीके से खेल में हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है 15वां प्रश्न। ये करा कि गणित शिक्षण में अन्वेषण विधि, ठीक है, करा का मुख्य लाभ क्या है। तो पहला करा कि छात्रों में जिज्ञासा और तार्किक सोच विकसित करना, दूसरा करा केवल परीक्षा में अंक लाने के लिए, तीसरा करा कि याद करने के लिए जो कि गलत है, और गणना की गति बढ़ाने के लिए नहीं। राइट आंसर जाएगा छात्रों में जिज्ञासा और तार्किक सोच को विकसित करना, यही लक्ष्य होना चाहिए एक शिक्षक का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या कहा गया है। करा कि अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है, ठीक, अन्वेषण ह्यूरिस्टिक खेल विधि, ठीक है। ये छात्रों को खुद प्रयोग और परीक्षण करते हैं जिससे गहराई से सीखते हैं, रचनात्मक सोच विकसित करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये कह रहा है कि गणित की पढ़ाई में रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने का क्या लाभ है। तो पहला करा है बच्चों की समझ को और रुचि को बढ़ती है, दूसरा करा है केवल परीक्षा में अंक लाने के लिए, तीसरा करा है गणित को कठिन बनाने के लिए, चौथा करा है गणित बच्चों पर अतिरिक्त दबाव डालने के लिए। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। 2 प्रश्न आप लोगों को दिया गया है तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 16 में का कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का क्या करा है, बच्चे गणित में संख्याओं की अवधारणा को कैसे विकसित कर सकते हैं। पहला करा प्रत्यक्ष अनुभव और वस्तुओं के माध्यम से, एकदम राइट आंसर होगा। जितने भी लोगों का ए ऑप्शन आया एकदम सही होगा। केवल नहीं होगा, शिक्षक व्याख्यान नहीं होगा, रटना नहीं होगा, ये सब पहले ही गलत है। आप लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं तो याद रखिएगा हर चीज़ को देखकर सॉल्व करिएगा। करा कि जब बच्चे गिनने, जोड़ने और तोड़ने की गतिविधियों से सीखते हैं तो उनकी संख्या में समझ को मजबूती मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18वां। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर डिवाइजन की अवधारणा सिखाने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पहला कह रहा है वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना, दूसरा कह रहा है कि सीधे सूत्र देना, सूत्र जो होगा 6 से 8 तक के बालकों के लिए होगा इसलिए ये गलत होगा। कठिन सवाल देना, कठिन शब्द भी आप नहीं दे सकते हैं, बच्चों को खुद हल करने के लिए भी नहीं दे सकते हैं। तो राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। करा कि यदि बच्चों को विभाजन टाफी, यहाँ पे करा कि टाफियों को विभाजन यानी टाफियों को दोस्तों में बांटने जैसे उदाहरणों को सिखाया जाए तो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। वही उदाहरण होगा कि ए बी वाला होगा ऑप्शन। कह रहा है कि गणित समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो पहला कह रहा है बच्चों को स्वयं सोचने और हल करने के लिए प्रेरित करना, केवल उत्तर पढ़ाना, परीक्षा में रटाना, केवल व्याख्यान देना। तो ये शब्द जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है कि जब बच्चे खुद से सोचकर हल निकालने लगते हैं तो उनकी समस्या समाधान की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 3 प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं, याद रखिएगा। एक छठा था और एक आपका 15वां या 16वां था और इसके बाद ये 20वां है। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा। पहला कह रहा है कि चित्र और मॉडल का उपयोग करना, दूसरा कह रहा है कि केवल परिभाषाओं को याद करना और तीसरा कह रहा है कि गणना पर ध्यान देना, चौथा कह रहा है व्याख्यान देना। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। याद रखिएगा 3 प्रश्नों का आंसर आप लोगों को कहाँ देना है, 3 प्रश्नों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि व्याख्या के साथ आप लोगों को जो क्लास चलाई जा रही है कितनी बेहतर आप लोगों को लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आप लोग क्या करिएगा, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। और लाइक तो बनता है आज की क्लास के लिए, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।